चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को रिमूव करने वाला बिल अचानक रुक गया। एनसीपी का मर्जर बीच में अटक गया और डीएमके पार्टी जो कल तक बीजेपी की दुश्मन थी अचानक न्यूट्रल बन गई। तीनों खबरें बिल्कुल अलग अलग लग रही होंगी, एक दिल्ली से है, एक महाराष्ट्र से और एक तमिलनाडु से। लेकिन अगर आप इन्हें अलग अलग जज करोगे, अलग अलग तरीके से देखोगे तो असली पिक्चर मिस कर दोगे। इनके पीछे एक ही चीज चल रही है, बीजेपी को चाहिए पार्लियामेंट में एक मैजिक नंबर 360 का 2/3 मेजोरिटी का। और आज हम ये पूरी कहानी जोड़ेंगे एक साथ इन तीन खबरों को, शुरू से एकदम आखिर तक समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण शर्मा और आप लोग देख रहे हैं मेरी नजर से। सबसे पहले समझते हैं असली मकसद क्या है। बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट के पास दो बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोजेक्ट्स पेंडिंग है। पहला वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट का रोल आउट और दूसरा डिलिमिटेशन बिल। ये दोनों इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हैं कि इनके पास करने के लिए पार्लियामेंट में सिर्फ सिंपल मेजोरिटी नहीं चाहिए, 2/3 की मेजोरिटी, यानी कि 2/3 मेजोरिटी चाहिए। यानी कि अगर उसका टोटल निकाला जाए तो 300 सीट्स के आसपास। ये नंबर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अप्रैल में गवर्नमेंट ने एक स्पेशल लोकसभा सेशन बुला के ये वाला बिल पास करने की कोशिश की थी और यही मकसद था, और वहां अटेम्प्ट डिफीट हो गया था। उस वक्त एनडीए को सिर्फ 298 एमपीज ने सपोर्ट किया था, जो बहुत दूर था 352 से, क्योंकि उस वक्त 528 एमपी ही प्रेजेंट थे। लेकिन उस डिफीट के बाद से चीजें बदलने लगी। कम से कम 37 लोकसभा और राज्यसभा एमपीज 4 अलग ऑपोजिशन पार्टी से रूलिंग साइड में स्विच हो चुके हैं। मोस्टली टीएमसी और शिवसेना जो उद्धव बाला साहब ठाकरे की है, वो जो इनके बीच में स्प्लिट्स हुआ है वहां से आए हैं। इससे एनडीए के जो टैली है वो पहुंच गया है 319 के आस। फिलहाल 3 सीट्स वैकेंट भी हैं और 2 एमपीस जेल में भी हैं, तो अभी भी टारगेट से काफी दूर है बीजेपी। लेकिन देखिए गैप जो है वो छोटा होता जा रहा है। इसी 360 के मैजिक नंबर को पूरा करने के लिए बीजेपी अलग अलग तरीका अपना रही है, अलग अलग तरीकों पर काम कर रही है। चलिए एक एक करके पूरी डिटेल में देखते हैं आखिर बीजेपी की तैयारी कैसी है। सबसे पहली खबर आती है दिल्ली से। ये वही बिल है कॉन्स्टिट्यूशन का 130th अमेंडमेंट बिल, जिसमें प्रोविजन है कि अगर कोई पीएम, सीएम या मिनिस्टर किसी सीरियस क्राइम में 30 दिन तक कस्टडी में रहे तो उसे ऑफिस से हटाया जा सकता है। इसकी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट की अडॉप्शन फिर से डेफर कर दी है। अब सोर्सेस के मुताबिक इस बार वजह सिर्फ और कंसल्टेशंस चाहिए तक सीमित नहीं है, असली वजह कुछ और है। बीजेपी अब इस बिल को अपनी टॉप प्रायोरिटी पे नहीं रख रही है। पार्टी का पूरा फोकस फिलहाल वुमेन्स रिजर्वेशन लॉ और डिलिमिटेशन बिल पर है, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और इसके लिए बीजेपी को चाहिए 2/3 की मेजोरिटी। तो सोची समझी स्ट्रेटेजी के तहत दूसरे कंटेंशियस बिल को अभी के मॉनसून सेशन में पुश नहीं किया जाएगा। कमेटी की मीटिंग में भी तीखा विभाजन दिखा। कांग्रेस ने पहले ही इन प्रोसीडिंग्स का सीधा बॉयकॉट कर दिया था, यह कहते हुए कि उनकी पार्टिसिपेशन बेकार है, क्योंकि रूलिंग पार्टी पैनल को सिर्फ एक रबर स्टैम्प की तरह यूज कर रही है अपनी मर्जी चलाने के लिए। दूसरी तरफ एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट यह है कि डीएमके और एनसीपी जो एसपी वाली है, जो शरद पवार की है, वही 2 पार्टीज हैं ये जिनके साथ बीजेपी डिलिमिटेशन बिल पर एक फेवरेबल स्टैंड बनाने के लिए डिस्कशन में है। उन्होंने भी इस कंटेंशियस बिल को क्लियरली कह दिया है कि अभी वो सपोर्ट नहीं कर सकते। मतलब बीजेपी को यहां एक बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ रहा है, दोनों के बीच में बैलेंस बनाना पड़ रहा है, क्योंकि इस वक्त जो प्रायोरिटी है वो उन्हीं 2 बिल्स की है जिसका हमने आपको बताया। अब एक और बड़ा डिबेट कमेटी के अंदर यह भी चला कि रिमूवल की जगह सस्पेंशन वाला प्रपोजल आया। कई ऑपोजिशन मेंबर्स ने इस आइडिया को सपोर्ट किया। उनका आर्ग्यूमेंट था कि सिर्फ कस्टडी के आधार पर किसी को परमानेंटली ऑफिस से हटाना बिना किसी कन्विक्शन के नेचुरल जस्टिस के बेड रॉक प्रिंसिपल का उल्लंघन होगा। लेकिन पैनल में बैठे रूलिंग पार्टी मेंबर्स ने इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया। तो यहां से निकलता क्या है? बीजेपी ने खुद अपना ही एक बिल टेम्परेरी जो है बैक बर्नर पर डाल दिया है, सिर्फ इसलिए ताकि उस प्रोसेस में ऑपोजिशन पार्टीज को नाराज ना किया जाए, जिनकी सपोर्ट उन्हें अपने 2 सबसे बड़े प्रायोरिटी बिल्स के लिए चाहिए। अब दूसरी खबर पर आते हैं। दूसरी खबर जो है महाराष्ट्र से। यहां बीजेपी चाहती है कि एनसीपी और जो एनसीपी शरद पवार वाली है और जो एक अजीत पवार वाली है, जो सालों पहले स्प्लिट हो गई थी, वापस एक हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर ये पूरा एनसीपी एनडीए को फॉर्मली सपोर्ट करे तो पार्टी की जो अभी टैली है 319 से बढ़कर 327 हो जाएगी, क्योंकि शरद पवार के पास 8 जो है अभी लोकसभा के अंदर सीट्स है। अभी भी 360 के टारगेट से 33 सीट दूर है बीजेपी, लेकिन एक सिग्निफिकेंट ये आगे हो जाएगी। लेकिन इस मर्जर में एक पूरा इंटरनल ड्रामा भी चल रहा है। दोनों एनसीपी ग्रुप्स 8 फरवरी को एक फॉर्मल यूनिफिकेशन अनाउंसमेंट भी करने वाले थे। टॉक्स काफी एडवांस स्टेज तक पहुंच चुकी थी और दोनों तरफ से जो लीडर्स थे वो जिला परिषद रिजल्ट्स के बाद फॉर्मल यूनिफिकेशन की जमीन तैयार कर रहे थे। लेकिन प्लान अचानक रुक गया, क्योंकि अजीत पवार की जनवरी में एक एयरक्राफ्ट क्रैश में मौत हो गई। उसके अगले ही दिन से उनकी विडो, जो वाइफ है डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार, और एनसीपी के ओल्ड गार्ड के बीच एक नया मतभेद शुरू हो गया। अब
समझते हैं ये मतभेद क्या है। सुनेत्रा कैंप, जिसमें उनका बेटा पार्थ पवार जो राज्यसभा एमपी हैं इसमें शामिल हैं, वो चाहते हैं कि सुनेत्रा को महाराष्ट्र गवर्नमेंट में फाइनेंस पोर्टफोलियो मिले और अगर मर्जर हो तो उन्हें एनसीपी का नेशनल प्रेसिडेंट पोस्ट भी मिल जाए। लेकिन इस वक्त जो फाइनेंस का डिपार्टमेंट है वो अजित पवार की डेथ के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास चला गया। दूसरी तरफ पार्टी के जो सीनियर और एक्सपीरियंस लीडर्स हैं जैसे एनसीपी स्टेट प्रेसिडेंट सुनील तटकरे, वर्किंग प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल और एमएलए छगन भुजबल, वो चाहते हैं कि पावर शेयरिंग ज्यादा इंक्लूसिव हो, सिर्फ एक फैमिली तक सीमित ना रहे। एक छोटा लेकिन टेलिंग इंसिडेंट भी सामने आया। सुनेत्रा पवार ने तटकरे से सीधा पूछा कि उन्हें 14 जुलाई को हुई मिडनाइट मीटिंग की जानकारी क्यों नहीं दी गई जो उनके ही घर पर तटकरे और पटेल के बीच हुई थी। इसमें बीजेपी लीडरशिप का अपना अलग स्टैंड है, वो भी काफी कैलकुलेटेड है। पार्टी एनसीपी को पूरी तरह अपने अंदर मर्ज नहीं करना चाहती बल्कि उसे एक सेपरेट एंटिटी की तरह ही एनडीए में रखना चाहती है। अब इसकी वजह क्या है? इससे नॉन ब्राह्मण और मराठा वोट्स को कंसोलिडेट करने में मदद मिलती है महाराष्ट्र में। और अगर एनसीपी बीजेपी में पूरी तरह मिल जाएगी तो ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो यहां से निकलता क्या है? बीजेपी को अपने नंबर के लिए एनसीपी यूनिफिकेशन चाहिए, लेकिन यूनिफिकेशन खुद एक फैमिली पावर स्ट्रगल में फंसा हुआ है और जब तक ये इंटरनल झगड़ा सॉल्व नहीं होता फॉर्मर मर्जर आगे नहीं बढ़ सकता। अब तीसरी और शायद सबसे दिलचस्प खबर तमिलनाडु से। डीएम के चीफ एम के स्टैलिन ने 16 जुलाई को लंदन से एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू अपनी पार्टी के एमपीज को एड्रेस किया। मीटिंग में रेजोल्यूशंस फॉर्मली अडॉप्ट हुए जिनमें कावेरी वाटर डिस्प्यूट और जो डैम प्रोजेक्ट को लेकर चल रहा उसको, स्टेट ऑटोनॉमी और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की बात हुई। लेकिन इस पूरी मीटिंग का सबसे कॉन्सिक्वेंशियल मैसेज रेजोल्यूशन में लिखा ही नहीं था, वो तो जो उन्होंने जानबूझकर कहा ही नहीं इस मीटिंग के अंदर। यहां कॉन्टेक्स्ट देखिए, समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ 3 महीने पहले डीएमके ने प्रपोज डिलिमिटेशन बिल की कॉपीज पब्लिकली जला दी थी प्रोटेस्ट के रूप में और पूरी तरह इंडिया ब्लॉक के साथ खड़ी थी बीजेपी का विरोध करते हुए। अब पार्टी का टोन पूरी तरह बदल चुका है। डीएमके के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी आरएस भारती ने कहा, हम बिल का फाइनल टेक्स्ट देखने के बाद ही कोई डिसीजन लेंगे। और उन्होंने यह भी जोड़ दिया आगे कि अगर सेंटर उनकी पार्टी की रिकमेंडेशंस इनकॉर्पोरेट करे तो डीएमके के पास अपोज करने के लिए मतलब कोई वजह नहीं होगी और जरूरत भी नहीं है। अब यह स्टेटमेंट छोटा लग सकता है लेकिन यह एक फंडामेंटल शिफ्ट है। डेकेड से डीएमके एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल कैंप के साथ अलाइन रही है, कभी कांग्रेस के साथ, कभी किसी और के अगेंस्ट। अब वो सिग्नल दे रही है कि ना बीजेपी ना कांग्रेस किसी को भी उनकी ऑटोमेटिक सपोर्ट नहीं मिलेगी। हर बिल का फैसला अब सिर्फ एक ही क्राइटेरिया पर होगा कि भाई हम किससे नेगोशिएट कर सकते हैं अच्छे से। अब यहां पे देखिए डीएमके के पास पार्लियामेंट में 22 एमपीज हैं जो दोनों साइड के लिए काफी वैल्यूएबल नंबर है। पार्टी खुद भी एक मुश्किल पॉलिटिकल दौर से गुजर रही है। तमिलनाडु में असेंबली इलेक्शन हार चुकी है और उसके ऑलमोस्ट सारे पुराने मेजर अलाइज कांग्रेस, लेफ्ट, आईयूएमएल सब क्रॉस ओवर करके अब टीवी के गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं स्टेट में। टीवी के भी डीएमके के पुराने अलाइज को तोड़कर अपनी तरफ खींच रहा है, साथ ही एआईए डीएमके से भी कुछ इन्फ्लुएंशियल लीडर्स ले रहा है। तो डीएमके इस वक्त मल्टीपल डायरेक्शन से स्क्वीज हो रही है, छोटी होती जा रही है। पहली बार डिकेड्स में पार्टी अब ना बीजेपी की सबसे बड़ी पॉलिटिकल दुश्मन रह गई है, ना कांग्रेस की सबसे भरोसेमंद साथी। इसमें डीएमके का अपना कैलकुलेशन है, अपनी लॉयल्टी को ऑटोमेटिकली गिवन नहीं बल्कि फॉर नेगोशिएशन रखना चाहती है कि भाई बीजेपी को अगर जरूरत पड़ेगी तो हमारे साथ नेगोशिएट करना पड़ेगा, जैसे हमने आपको बताया। तो यहां से क्या निकलता है? डीएमके जानबूझकर अपनी पॉलिटिकल पोजीशन को फ्लेक्सिबल रख रही है, बिल बाय बिल, वोट बाय वोट डिसाइड करके, ताकि उसका लेवरेज मैक्सिमाइज हो सके एग्जैक्टली इस वक्त जब बीजेपी को हर सीट की वैल्यू समझ आ रही है। अब इन तीनों कहानियों को एक साथ जोड़ते हैं और पूरी पिक्चर समझते हैं। बीजेपी के पास 2 बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोजेक्ट्स हैं, वुमेन्स रिजर्वेशन और डिलिमिटेशन, जिनके लिए 2/3 मेजोरिटी यानी कि 360 सीट्स चाहिए। इसी का जो एक टारगेट है उसे हासिल करने के लिए 3-3 अलग जो नीतियों पे इस समय साइमल्टेनियसली गेम चला रही है बीजेपी। पहला जो गेम है वो है दिल्ली में बीजेपी ने अपना खुद का कंटेंशियस 130th अमेंडमेंट बिल ही टेम्पररी बैक बर्नर पर डाल दिया ताकि डीएमके और एनसीपी जो शरद पवार जैसी पार्टीज हैं इन्हें नाराज ना किया जा सके, जिनकी सपोर्ट उन्हें अभी बड़ी लेजिस्लेशन के लिए चाहिए। ये एक कैलकुलेटेड ट्रेड ऑफ है, एक बिल की कुर्बानी 2 बड़े बिल्स के फायदे के लिए। दूसरा जो खेल रही है बीजेपी वो है महाराष्ट्र में एनसीपी यूनिफिकेशन को एक्टिव पुश करके, ताकि सीधे जो 8 एक्स्ट्रा सीट्स हैं वो मिल सके, 319 से 327 हो जाए और जो इंटरनल फैमिली स्ट्रगल है उसको भी केयरफुली मैनेज किया जा सके। जो तीसरा खेल रही है बीजेपी तमिलनाडु में वो है डीएमके के साथ। डीएमके की 22 सीट्स अब एक जेन्युइन स्विंग फैक्टर बन चुकी है और डीएमके खुद इस नए लेवरेज का पूरा फायदा उठा रही है, अपनी सपोर्ट को फॉर सेल नहीं फॉर नेगोशिएशन का मैसेज देकर। ये तीनों अलग लगती होंगी खबरें आपको, लेकिन असल में एक बड़ी पिक्चर का
हिस्सा हैं। पार्लियामेंट में एक नया और बहुत ही कैलकुलेटेड कोएलिशन अर्थमेटिक बन रहा है, जहां हर रीजनल पार्टी ने अपनी एग्जैक्ट कीमत समझ ली है और बीजेपी को वो कीमत चुकानी पड़ रही है। कभी अपने ही बिल को रोककर, कभी किसी पार्टी के इंटरनल झगड़े को मैनेज करके और कभी किसी दूसरी पार्टी की नई नई न्यूट्रल स्टैंस को एक्सेप्ट करके। तो आगे क्या होगा? मॉनसून सेशन दिल्ली में होने वाला है और उस वक्त यह साफ होगा कि बीजेपी कौन से बिल्स पुश करती है और कौन से होल्ड करती है। महाराष्ट्र में एनसीपी मर्जर का फ्यूचर डिपेंड करेगा इसी बात पर कि सुनेत्रा पवार और पार्टी के ओल्ड गार्ड के बीच का जो मतभेद है वो कितनी जल्दी सुलझता है। और तमिलनाडु में सबसे इंपॉर्टेंट होगा 2029 के लोकसभा इलेक्शन से पहले डीएमके अपना फाइनल स्टैंड कैसा लेती है, क्योंकि वही उनका सबसे बड़ा लेवरेज पॉइंट होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी अपना 360 का टारगेट अचीव कर पाएगी या रीजनल पार्टीज का ये नया कैलकुलेटेड स्टैंस बीजेपी के प्लान्स को सिग्निफिकेंटली स्लो कर देगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसी वीडियोस और बना सके, हमें मोटिवेशन मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद।